नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में आपके जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है उनकी हम बातें कर रहे थे, उसकी बातें चल रही थी। ठीक है, जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हमने मुख्य रूप से बातें की थी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती क्या है। ठीक है, और जो आपका पहला टॉपिक था जिसमें हमने सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ की बात की। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने डिस्कस कर ली थी। इस कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे हम फोकस करेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद में जो पहला टॉपिक था उसका थोड़ा सा पोर्शन तो हम कवर कर चुके थे। उसी में आगे जो सॉइल के फंक्शन है, ठीक है, इसके अलावा कि जो सॉइल इंडिकेटर है, हेल्थ के इंडिकेटर है कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि सॉइल जो है आपकी उसकी क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, ये आपके पहले टॉपिक में दे रखा है सारी चीजें, इसलिए इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूं तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल तीन चीजों के अंडर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी है सर? तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में एसिडिक सॉइल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अम्लीय सॉइल, एसिडिक सॉइल, इसके अलावा हम कहते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल। और उसमें दो चीज होती है इंपॉर्टेंटली, हालांकि साल्ट अफेक्टेड सॉइल को हम चार भागों में पढ़ेंगे, चार प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन उनमें दो इंपॉर्टेंट है। एक तो सेलाइन सॉइल होती है और एक एल्केलाइन होती है। ठीक है, यहां तक की बातें मैंने बता दी थी। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इनमें, ये बातें हमने कर ली थी। ठीक है, अब इसी से आगे और जो है दो चीजें कि एक तो सॉइल क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी की हमने बात कर ली थी, और एक सॉइल हेल्थ। क्वालिटी के लिए हमने ये कहा था कि सॉइल गुणवत्ता का मतलब ये है कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, क्या क्या काम कर सकती है एक सॉइल किसी भी दायरे में रहकर, जो आपका इकोसिस्टम का दायरा है उसमें रहकर कोई भी सॉइल क्या क्या काम कर सकती है, मिट्टी क्या क्या काम करेगी। ठीक है, वो सारे फंक्शन बताने का काम क्वालिटी का है। और हेल्थ का मतलब ये है कि ये इकोसिस्टम में किस प्रकार से रोल दे रही है। ठीक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है और जो पेड़ पौधे हैं वो किस पे डिपेंड है, सॉइल की हेल्थ पे डिपेंड है। यदि सॉइल की हेल्थ ठीक है, उसमें सही मात्रा में माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वहां पर सही अच्छे से प्लांट जो है आपके उग रहे हैं और कार्बनिक पदार्थ वापस से डिकम्पोज होकर उसमें जा रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ये आपके हेल्थ को बताने का काम करती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ सॉइल क्या है, यानी कि जो आपकी मृदा है, मृदा के कार्य। अब देखो, कार्य में बहुत सारी चीजें तो आप पहले से ही जानते हो कि सर मिट्टी हमें है ना जो जो एक तरह का मीडियम प्रोवाइड करवाती है प्लांट के लिए। क्या करवाती है? मीडियम, एक माध्यम प्रोवाइड करवाती है जिसमें हम क्या उगाते हैं, प्लांट उगाते हैं। तो पहली बात तो मिट्टी क्या है, एक माध्यम के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, जिसमें जल, ठीक है, वायु, ये सारी चीजें मिल रही है पौधों को, और पौधे उसमें अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है कि मिट्टी क्या कर रही है, मिट्टी आपके माध्यम के तौर पे काम कर रही है, न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवा रही है, पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व उपलब्ध करवा रही है। साथ में हम कह रहे हैं कि ये जल भी उपलब्ध करवाती है, पानी होल्ड रहता है थोड़े टाइम के लिए इसलिए उपलब्ध होता है, और वायु भी यहां से ही हमें मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम एक तो ये था। दूसरी बात सर, सॉइल सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं देती है, पौधे को गिरने से भी बचाती है। यदि पौधे जड़ों को अच्छे, जो पौधे की जड़ें होती है वो अच्छे से मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो पौधा गिर जाएगा। इसका मतलब ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक सहारा। आई बात समझ में? पौधों को क्या कर रही है, जो मिट्टी है वो यांत्रिक सहारा भी दे रही है, उनकी जड़ों को जो है पकड़ के रखती है, या जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे वो गिरने से बचते हैं, गिर नहीं पाते हैं। ठीक है, नहीं तो पौधे ऐसे तो गिर जाए, जो पेड़ है आपका वो क्या हो जाता है, इतना भार हो जाता है, इतना बायोमास है, थोड़ी सी हवा चली वो गिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पौधे नहीं गिरते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि वो मिट्टी को अच्छे से क्या है, पकड़े हुए हैं। तो यांत्रिक सहारा भी देती है, न्यूट्रिएंट दे रही है, जल दे रही है, वायु दे रही है, यांत्रिक सहारा दे रही है। इसके अलावा सिर्फ पौधे ही नहीं सर, सूक्ष्म जीवों के लिए भी काम कर रही है। सूक्ष्म जीवों को
क्या दे रही है? सभी प्रकार की चीजें, ठीक है, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो जीवन हो, ठीक है, उनको तो जीवन ही प्रोवाइड करवा रही है कि उसी में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसी में वहां पर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, वहीं पे वो रह रहे हैं, आवास का काम कर रही है। तो सूक्ष्म जीवों के लिए तो मुख्य रूप से मिट्टी बहुत सारे काम कर रही है, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक्टिनोमाइसीटीज हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सूक्ष्म जीव हो, सभी प्रकार के काम जो है आपके यहाँ पे हो रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त कुछ जीव है जिनको आवास का काम कर रही है, जैसे कि हम कहते हैं नॉर्मल जीव, जानवर। जानवरों में कौन कौन से आ गए? कीट, ठीक है, जानवरों में क्या आ गए? कीट आ गए, चींटियां होती है, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मिट्टी में ही रहते हैं, दीमक होती है मिट्टी में ही रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आपको ये होता है आपका केंचुआ होता है, जिसको कहते हैं मिट्टी में रहता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है आपके जानवर हैं, जैसे कि चूहा है, मिट्टी में रहता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये इनके लिए क्या कर रही है? एक तरह से जो है आवास का काम कर रही है, या इनको रहने की जगह दे रही है, तो ये भी मिट्टी के काम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मिट्टी कर रही है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी इन ही कामों में आकर सिमट गई है, बहुत सारे अनलिमिटेड काम है मिट्टी के, ठीक है। क्या है? अनलिमिटेड काम है। उन सब की हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं, सबको देखेंगे एक तरफ से और सबकी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रेंट सप्लाई, ठीक है। क्या करती है? न्यूट्रेंट देने का। इन्हीं को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं हम, वहां पर हमने न्यूट्रेंट, जल, ये सब एक जगह ही कर लिए थे, इन्हीं को हम अलग अलग कर रहे हैं। पौधों के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है, ठीक है। पोषक तत्वों में हम कहते हैं नाइट्रोजन भी यहाँ से मिल रहा है, फास्फोरस यहाँ से मिल रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। जितने भी न्यूट्रेंट है वो लगभग सारे कहाँ से मिल जाते हैं? मिट्टी से मिल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो कई प्रकार के न्यूट्रेंट्स को क्या कर पाती है? वहां पर ही बना पाती है। सर नाइट्रोजन तो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैटर से ही मिलता है, ठीक है। हालांकि हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन होती है, प्रोटीन में पाया जाता है, और प्रोटीन डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन देने का काम करती है, ठीक है। या फिर जो है पानी के साथ नाइट्रोजन ऐड होता है, ठीक है। मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन पाने की संभावना बहुत कम होती है, कम पाया जाता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए बाहर से मिल रहा है, लेकिन कैसे भी मिल तो रहा है ना, इसका मतलब सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, सभी शामिल होते हैं, ठीक है। ये पोषक तत्व पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित किए जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ें गहराई में मिट्टी में उतारते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पहला काम क्लियर हो जाता है, किसका? सोइल का। दूसरा काम क्या है कि सर वाटर को रिटेन करता है और ड्रेनेज भी करती है, ठीक है। दोनों काम कर रही है। जहां पर पानी की जो है एक लिमिटेड मात्रा को, सबसे पहले जैसे मान लो ये फील्ड है आपका, ठीक है, ये क्या है? फील्ड है। अब इस फील्ड में सबसे पहले हम पानी देते हैं, तो पहले तो मिट्टी अपने लिए पानी की पूर्ति करती है कि कितनी आवश्यकता है, ठीक है। मान लो हम कहते हैं कि जो पोर स्पेस है वो आपके लगभग जो है 50% है, ठीक है। अब उसमें से हवा और पानी भरा हुआ था, लेकिन सिंचाई की उस टाइम पे क्या हुआ? मुख्य रूप से पानी भर गया, ठीक है। तो अब ये जो पानी है ये मिट्टी में क्या हो चुका है? भर के होल्ड हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पानी था वो तो रिलीज हो चुका है, वो तो सरप्लस तौर पे निकल चुका है, ठीक है। लेकिन जो पानी पौधों के लिए आवश्यक है वो क्या हो चुका है? होल्ड हो चुका है, मिट्टी में ठहर चुका है, ठीक है। अब ये ठहरा हुआ है, इसका मतलब एक तो पानी को क्या कर पाती है? रिटेन करती है, उसको होल्ड करती है, ठीक है, कुछ समय के लिए होल्ड करती है। और दूसरी बात, यदि पानी ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो उसको ड्रेन आउट भी कर देती है, उसको निकाल भी देती है। ऐसा नहीं है कि सारे पानी को होल्ड करके रख लेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो उसको क्या कर देती है? खेत से बाहर भी निकाल देती है। ये भी मिट्टी का ही काम होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, मृदा पानी के भंडार के रूप में कार्य करती है, जो पौधों के लिए नमी प्रदान करता है। पहली बात तो ये, ठीक है, पानी को स्टोर करेगी, पानी को इकट्ठा करेगी और पौधे वहां से पानी ले लेंगे। दूसरी बात, मृदा की बनावट जैसे रेतीली, दोमट, चिकनी, जल धारण और निकासी की गुणवत्ता जो आपकी गुणवत्ताएं हैं उनको निर्भर करता है। कैसे निर्भर करती, निर्धारित करती है? जैसे हम ये कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी कम टाइम तक होल्ड रहता है, कम पानी होल्ड रहता है। दूसरी आपके जो सिल्ट मिट्टी है, या जिसको हम कहते हैं लोम,
जो लोम मिट्टी है वो क्या करती है, थोड़ा सा ज्यादा पानी होल्ड करती है, और क्ले जो मिट्टी है, सबसे छोटे वाले जो कण है, वो सबसे ज्यादा पानी को होल्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पानी जो है 15 दिन 20 दिन तक होल्ड रहेगा, यहाँ पर जो है कम 7 से लेकर 10 दिन के लिए, और यहाँ पर जो है 3 से लेकर 4 दिन या 5 दिन तक ही होल्ड रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे क्ले की मात्रा बढ़ती है, छोटे कण होते जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मिट्टी की बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वही चीज है कि अलग अलग जो मिट्टी है वो अलग अलग हिसाब से क्या करती है, पानी को धारण करती है। इसके बाद में है प्रॉपर ड्रेनेज प्रिवेंट वाटर लोडिंग विच कैन डैमेज रूट्स। कभी कभी क्या होता है, ये आपका फील्ड था और फील्ड में क्या हो गया, पानी भर गया आकर। ठीक है, क्या हो गया, पानी भर गया। यदि इस पानी को हम बाहर नहीं निकालते हैं तो ये मिट्टी में भरा रहता है, और मिट्टी में भरे रहने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है जड़ों में। ठीक है, और जड़ें क्या हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम पानी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मिट्टी, क्योंकि लिमिटेड पानी को ही होल्ड कर रही है, ठीक है, ज्यादा होल्ड कर लेगी तो पौधे खराब हो जाएंगे, पौधे की जड़ें खराब हो जाएगी, तो ये पानी लिमिटेड ही होल्ड करती है, बाकी पानी को जो है निकाल देती है बाहर। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी आपके मिट्टी में होती है। फिर आता है रूट ग्रोथ एंड सपोर्ट। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका ये है, मैंने कहा था ना मीडियम के तौर पे काम करती है, रूट्स के लिए क्या कर रही है, एक मीडियम प्रोवाइड करवा रही है, चाहे वो रहने की जगह का मीडियम हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से मीडियम के काम तौर पे काम करे, या फिर यांत्रिक जो सपोर्ट है, ठीक है, जो सहारा है वो प्रोवाइड करवाए। इन सब में जो है इसी का रोल होता है फॉर रूट्स टू एंकर स्प्रेड, यानी कि मुख्य रूप से क्या कर सके कि जो जड़ें हैं उनको चारों ओर स्थिर कर सके और वो फैल सके। ठीक है, एनकोर का मतलब क्या हो गया, स्थिर हो जाना, एक जगह स्टेबल हो जाना। तो जो स्टेबिलिटी है उसके लिए भी मिट्टी जिम्मेदार है, और उनके फैलाव के लिए भी मिट्टी जिम्मेदार होती है। प्लांट की जो रूट्स होती है उनके लिए मृदा की बनावट संरचना यह प्रभावित करती है कि जड़ें मृदा में कितनी आसानी से प्रवेश कर सकती है। जैसे आपके जो सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, उसमें मिट्टी आसानी से प्रवेश, जो जड़ें हैं वो आसानी से प्रवेश कर पाती है, क्योंकि वो क्या है, हल्की है, थोड़ी सी हार्ड नहीं है। लेकिन जो क्ले मिट्टी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसमें जड़ें जो है गहराई में नहीं जा पाती है, या हम कहते हैं कि ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। लूज और वेल स्ट्रक्चर्ड जो सॉइल होती है आल अलाउ टू बेटर रूट डेवलपमेंट। जो आपकी मिट्टी है वो यदि ढीली ढाली है, ढीली ढाली का मतलब उसमें जो है सही मात्रा में कले हैं, सही मात्रा में सिल्ट है, और सही मात्रा में क्या है, सैंड के कण है, तो सारे कण होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, पोरस बन जाती है, और उस स्ट्रक्चर में जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो एक तो ये जड़ों की ग्रोथ करवाती है, साथ में ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या करती है, मिट्टी में हीट होती है, क्या होती है, उष्मा होती है। ठीक है, मिट्टी में क्या होती है, हीट होती है, उष्मा होती है, उससे जड़ों की ग्रोथ फास्ट देखने को मिलती है। कैसे होती है, तो जैसे नॉर्मली ये आपकी मान लो मिट्टी है, ठीक है, नीचे से क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि नीचे चट्टाने हैं और चट्टानों में लावा है। ठीक है, क्या है, लावा है। अब ये जो है कंडक्शन के थ्रू जो हीट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लगभग हम कहते हैं 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर धातुएं भी पिघल जाती है, जो आपके मिनरल है वो पिघल जाते हैं, चट्टानें पिघल जाती है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अब ये टेम्परेचर धीरे धीरे कंडक्शन से ऊपर आता रहता है, ठीक है, ऊपर वाली सतह पर, और ऊपर सूरज के द्वारा जो किरणें गिर रही है उनसे भी टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये जो मिट्टी का टेम्परेचर है ये एक लिमिटेड टाइम तक, ठीक है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है जड़ों की ग्रोथ को। ठीक है, आप कभी देखना, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब जो सीजन आता है आपका खरीफ का सीजन, ठीक है, खरीफ का सीजन जब आता है तो घर वाले ऐसे कहते हैं कि बाजरे की जो बुआई है वो पहली बारिश होती है, अच्छी पहली बारिश हो गई उसी में कर दो, वो बेस्ट बाजरा रहता है। किसके लिए, आपके, क्योंकि एक बार मिट्टी ठंडी पड़ गई, ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे ही कहते हैं घर वाले कि एक बार मिट्टी ठंडी पड़ गई तो बाजरा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब जो पहली बारिश है उसमें कुछ खास है, और खास क्या है कि अभी हीट है मिट्टी में, ठीक है, पानी जैसे ही गिरेगा, मिट्टी गर्म थी क्योंकि जो आपका इतना 3 महीने का टाइम निकला है, 4 महीने का जो गर्मियों का टाइम निकला है उसमें मिट्टी अच्छे से तप चुकी है,
ठीक है, काफी गर्म हो चुकी है। अब पहली बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, उसमें क्या होगा, जैसे ही पानी मिट्टी के अंदर प्रवेश करेगा, पानी खुद भी थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा उस हीट द्वारा। ठीक है, पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, और उस उष्मा में, उस जो हीट का यूज हम बीज जर्मिनेशन में करते हैं, तो बीज एक तो फास्ट जर्मिनेट होता है, ठीक है, सही टेम्परेचर मिल जाता है, और दूसरे जड़ें और जो आपकी पत्तियां होती है, इनकी इतना अच्छा विकास होता है कि पहले बाजरे की जो है आपकी बुआई बहुत अच्छी मानी जाती है, अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, बाजरे में जो है आपकी ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है, और वो बाजरा कभी आपका पीला नहीं पड़ता है। पीले का मतलब उसमें नाइट्रोजन की रेन की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, जड़ों का अच्छे से विकास कर चुका होता है, तो वो चीज देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हीट का भी क्या होता है, रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में, और वो हीट कहाँ से मिल रही है, वो मिट्टी से ही मिल रही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज होती है, इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान रखना, तभी घर वाले कहते हैं कि पहली बारिश के साथ में ही बाजरे की क्या कर दो, बुआई कर दो। तो ये घर वालों को भी पता है कहीं ना कहीं कि हीट का यूज करना है, उस उष्मा का, उस तपन का यूज करना है। एक बार मिट्टी ठंडी पड़ गई, 2-3 बार बारिश हो गई, उसके बाद में मिट्टी ठंडी हो जाएगी, फिर जो है बाजरा अच्छे से उठ नहीं पाएगा, उठने का मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो वो चीज देखने को मिलती है। सॉइल एरेशन, मृदा का वायु संचार की बात करते हैं। मृदा का वायु संचार की बात करें तो प्रॉपर एरेशन इंश्योर करता है प्लांट रूट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, यानी कि यदि आपका मिट्टी में सही मात्रा में जल है और सही मात्रा में वायु है, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन होता है, दोनों चीजें मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है, तो जब जल और जो वायु है वो सही मात्रा में होते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ भी, क्योंकि जो जड़ें होती है उनको क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जड़ें खराब हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पानी के साथ साथ जड़ों के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी होती है, तो उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पानी का खेत पूरा भर दिया हमने, ठीक है, भरना नहीं है, इतना ही जितना पौधे को आवश्यकता है उतना ही पानी देना है, ताकि उसको क्या मिलती रहे, उसको ऑक्सीजन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ये चीज है। खराब वायु संचार वाली मृदा पौधों की जड़ों को सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे वृद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। पारदर्शी मृदा हवा को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देती है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आप देख लेना। इसके बाद में आ जाता है सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर। सर सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो टेक्सचर का मतलब हो गया, मुख्य रूप से मैं आपको 3 एग्जांपल देके समझा देता हूं टेक्सचर का। तो जैसे एक टेक्सचर आपका क्ले है, जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा है। एक टेक्सचर आपका सिल्ट है, या इसी को हम कहते हैं लोमी टेक्सचर है, ठीक है। और एक आपका सैंडी है, जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो तीनों टेक्सचर है, ये किस प्रकार से जो है प्रभावित करेंगे आपके, तो हम ये कहते हैं कि जो क्ले होता है ये पानी को अच्छे से होल्ड रख पाता है, लेकिन ज्यादा होल्ड हो जाने की वजह से जो है जड़ें कभी कभी इसमें खराब हो जाती है। थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी ऊपर जो है हम कहते हैं कि खेत के ऊपर बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम ज्यादा सुटेबल नहीं मानते हैं मिट्टी के लिए, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है। अब कम है तो इसका मतलब जैसे ही पानी डालेंगे 1-2 दिन में पानी सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये भी इतना सही नहीं माना जाता है। तो सही कौन सा है, तो लोमी जो सिल्टी सॉइल है उसमें ना ही तो ज्यादा क्ले के कण है और ना ही ज्यादा सैंड के कण है, दोनों के बीच के हैं, तो पानी भी उतनी देर होल्ड रहता है जितना पौधे को आवश्यक है, ठीक है। तो पानी भी ज्यादा होल्ड नहीं रह पाता है, मीडियम जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है, और उसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये चीज आपके सैंड सिल्ट में ध्यान देना है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आइडल लोमी सॉइल को मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं, लोमी सॉइल को। गुड सॉइल स्ट्रक्चर अलाउड टू प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन एंड रूट पेनेट्रेशन। यदि सॉइल अच्छी है, स्ट्रक्चर जो है, संरचना की बात करें हम, तो संरचना क्या होती है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो कण होते हैं वो आपस में चिपक कर क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेट बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या बनाते हैं, एग्रीगेट, एक कुंज बना देते हैं, पुंज बना लेते हैं, ठीक है। अब वो पुंज क्या होता है, वो पुंज मान लो कोई प्लेट लाइक है तो उसको प्लेट लाइक बोल देते हैं, वो प्रिज्म जैसा है तो उसको प्रिज्म बोल देते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग संरचनाओं के अलग अलग खास बात होती है। और इसमें हम ये कहते हैं जो ग्रेनुलर है, जो ग्रेनुलर है वो बेस्ट मानी जाती है, किसके लिए,
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो संरचनाओं में अच्छी कौन सी है, ग्रेनुलर अच्छी मानी जाती है, और जो टेक्सचर है उसमें अच्छी कौन सी मानी जाएगी, लोमी टेक्सचर अच्छा माना जाता है। तो ये चीज आप जो है यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो संरचना भी क्या करती है, मदद करती है पौधों को आगे बढ़ाने में। सॉइल पीएच, पीएच भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पीएच भी क्या करता है, पीएच पर तो अभी हम जो है पूरा रिसर्च करने वाले हैं। जैसे ही हम जो है एसिडिक सॉइल या जो आपके साल्ट अफेक्टेड सॉइल स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा पीएच के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो पीएच के बारे में देखेंगे तो पूरी तरह से जो है पीएच को हम देखने वाले हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि 7 से नीचे आते ही मामला गड़बड़ा जाएगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। जो 7 से ऊपर जाते ही, ठीक है, वहां पर भी मामला गलत हो जाएगा, वहां पर साल्टी सॉइल हो जाएगी। तो कहां से होनी चाहिए, तो लगभग 6 से लेकर 7 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम 6 कह सकते हैं कि 6 से कम और 7 से ज्यादा। तो जो है आपके 6 से लेकर 7 के बीच, या और थोड़ी सी रेंज हम बढ़ाना चाहे तो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में। ठीक है, ये अच्छा माना जाता है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर 6 से 7 दे रखा है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। इसको भी थोड़ा सा रेंज में लेकर जाए तो 6.5 से 7.5, या हम कहते हैं 6 से लेकर 7.5 के बीच में, ये भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पीएच जो होता है ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, मैंने कहा था जो है चीजें कई प्रकार से प्रभावित होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो एक पीएच मान पर ज्यादा प्रभावित होती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसिडिक पीएच मान पे अच्छे अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम, बोरोन और फास्फोरस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जो आपके 7 से ज्यादा वाले जो पीएच मान है उस पे मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम तो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो है आपके बोरोन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से पीएच प्रभावित करता है और पीएच कैसे जरूरी है। इसके बाद में फंक्शन की बात करें तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए भी मिट्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को तो सब कुछ देने का काम ही मिट्टी का ही है। ठीक है, कैसे है, तभी तो सूक्ष्म जीव वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों को क्या चाहिए कि सर मुझे रहने के लिए घर चाहिए। मिट्टी कह रही है भाई रह लेना, कहाँ रहोगे, तो मेरे कणों के बीच में क्या है, जगह है। ठीक है, कणों के बीच में क्या है, पोर स्पेस है। इस स्पेस में पानी और एयर भरी रहती है, तुम भी यहाँ चिपके रहना, कहीं पे कणों के आसपास में क्या रहना, चिपके रहना और ग्रोथ करते रहना। ठीक है, चलो आवास मिल गया। इसके बाद में ये कह रहे हैं मुझे, सूक्ष्म जीव कह रहे हैं मुझे चाहिए ऊर्जा, यानी कि खाना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो भाई तू क्या खाता है कि मैं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट भी खा लेता हूँ, मैं प्रोटीन भी खा लेता हूँ, कई प्रकार की फैट्स भी खा लेता हूँ, वसाई भी खा लेता हूँ, ये मैं मुख्य रूप से खाता हूँ। तो जो मिट्टी है वो कह रही है कि मेरे अंदर क्या उग रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे उग रहे हैं और उनका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, 1 साल के, 2 साल के या बहुवर्षीय भी होते हैं, लेकिन उनसे पत्तियां क्या होती है, गिरती रहती है। तो ये जो पत्तियां हैं ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में तेरे पास आ जाएगी और तू इनको क्या करना, तू इनको तोड़ ताड़ के अपना भोजन ले लेना और जो बचा हुआ पदार्थ है उसको मेरे अंदर छोड़ देना, यानी कि अंदर जो कण है उनके मध्य में आपको क्या करना है, छोड़ देना है। और वहां से पेड़ पौधे दोबारा से उसको क्या कर लेंगे, अपटेक कर लेंगे। तो यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है, आवास से लेकर खाने से लेकर चाहे वो जनन हो, इन सब प्रक्रियाओं में मिट्टी का रोल होता है। तो सूक्ष्म जीवों के लिए तो सारा काम क्या कर रही है, मिट्टी कर रही है। ठीक है, सोइल को ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, सोइल में मुख्य रूप से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं जो कि पेड़ पौधों के काम में आते हैं। दूसरी बात, सोइल माइक्रोब्स हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी काम में आते हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जैसे आपका राइजोबियम है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NO3- के रूप में चेंज कर देता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तब सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है राइजोबियम का रोल है, इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किसका रोल होता है, सूक्ष्म जीवों का रोल होता है। सूक्ष्म जीव काम करते हैं तो वो ही काम यहाँ हो रहा है। इसके बाद में ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, हार्मफुल जो पैथोजेंस है उनको सप्रेस करते हैं, कम करने का काम करते हैं और इस प्रकार हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी मिट्टी का एक तरह का क्या है, काम ही है।
ठीक है। इसके बाद में सोइल इरोजन और प्रिवेंशन, मिट्टी जो है खुद के इरोजन को, खुद को बहने से रोकती भी है, ठीक है। कैसे रोकती है? पेड़ पौधों को उगाकर या किसी दूसरे कण से चिपक कर, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये मिट्टी के खुद के गुण है। सोइल इरोजन इज लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल विच इज वाइटल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो बहुत जरूरी सॉइल है आपकी, उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये लगभग ऊपर वाली जो 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल है, ठीक है, ऊपर वाली ये जो सॉइल है, ये क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सही मात्रा में माइक्रोब्स है, सही मात्रा में ऑक्सीजन है, सही मात्रा में इसमें जल है, सारी चीजें जो पौधों को चाहिए वो सारी यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये सबसे अच्छी सॉइल है, फर्टाइल है, ठीक है। अब जब ये नहीं रहेगी, इसका मतलब नुकसान हो जाएगा, तो इस सॉइल को हम क्या करते हैं? बचाते हैं, ठीक है। इसको इरोज होने से, इसको बहकर जाने से बचाते हैं। इरोजन इज क्यूज बाय वाइंड वाटर पावर, ठीक है, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इरोजन कंट्रोल मेजर लाइक कवर क्रॉप मल्चिंग और हेल्प जो प्रोटेक्शन है सॉइल को, ठीक है। तो सॉइल मुख्य रूप से खुद का इरोजन कैसे बचाती है? तो वो पेड़ पौधों को ग्रो करती है, ठीक है। पेड़ पौधे की जड़ें उसमें फंसी रहती हैं। तो जैसे दूब घास देखो आप, कभी जो घास होती है वो कभी भी मिट्टी को बहकर जाने नहीं देती है, वो उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये खुद जो है मिट्टी ने बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या किया है? वहां पर घासें उगाई है, ठीक है। और वो घासें क्या करती है? वो मिट्टी को बहने से रोकती है। तो इरोजन को रोककर भी हम क्या कर पाते हैं? ये इरोजन को रोकना भी मिट्टी का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। ये क्या हो गए? फंक्शन हो गए आपके मिट्टी के। इतने सारे काम करती है मिट्टी, कोई एक दो काम आपको तो दिखता है कि हाँ बस फसल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। माइक्रोब्स को पाल रही है, ठीक है, पेड़ पौधों को न्यूट्रेंट दे रही है, पानी दे रही है, वायु दे रही है, रहने की जड़ों को जगह दे रही है, जड़ों को पकड़ने के लिए यांत्रिक सहारा दे रही है। ये सारे काम किसके हैं? सॉइल के हैं। इसके अतिरिक्त भी और छोटे मोटे काम मिट्टी करती है, तो वो सारे काम आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है सॉइल क्वालिटी, ठीक है। सॉइल क्वालिटी क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था कि सॉइल हेल्थ और सॉइल क्वालिटी दो चीज होती है। इसमें जो बड़ी वाली टर्म है, ठीक है, यदि हम सॉइल हेल्थ और सॉइल क्वालिटी में से ऐसा कहें कि बड़ी कौन सी है, ज्यादा बड़ी टर्म कौन सी है, तो क्वालिटी की जो टर्म है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। और सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि क्वालिटी में वो सारे फंक्शन आ जाते हैं जो कि क्या कर रही है? सॉइल कर रही है। तो फंक्शनल एबिलिटी बताने का काम या कैपेसिटी बताने का काम करती है, ठीक है। फंक्शनल कैपेसिटी बताने का काम किसका है? ये आपके सॉइल क्वालिटी का है। सॉइल की जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसको बताने का काम किसका है? सॉइल क्वालिटी का है, ठीक है। यहां पर हम ये कहेंगे कि सॉइल क्वालिटी प्रभावित किससे होती है? तो पहली बात तो हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, उसके आधार पर सारे फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक पैरामीटर है कि सॉइल काम कर रही है जीवन को सस्टेन करने का, जीवन को बनाए रखने का काम कर रही है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, पेड़ पौधों को बनाए रख रही है, माइक्रोब्स को बनाए रख रही है, उनके लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो ये एक मुख्य काम हो गया। तो इस काम को प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब सॉइल क्वालिटी को भी प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके काम है उनको बताने का काम सॉइल क्वालिटी कर रही है, और सॉइल क्वालिटी प्रभावित होगी, इसका मतलब काम प्रभावित होंगे। और काम क्या है? जीवन को बनाए रखना, ठीक है। तो जीवन को बनाए रखने में कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, उन सब की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी का टेक्सचर, ठीक है। मिट्टी का टेक्सचर कैसे प्रभावित करता है? तो मैंने अभी कहा था कि जो मोटी टेक्सचर वाली जो मिट्टी होती है, जैसे सैंडी सॉइल है, उसमें माइक्रोब्स भी कम होते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी कम उगते हैं, ठीक है, पानी भी होल्ड कम रहता है, और इसलिए वहां पर जीवन इतना बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, वहां पर इतने ज्यादा जीव नहीं रहते हैं। इसका मतलब वो जीवों के लिए इतने फेवरेबल नहीं है। तो एक तो टेक्सचर प्रभावित करता है, पहली बात तो आई बात समझ में। क्या करता है? टेक्सचर प्रभावित करता है। यदि हम ये कहें कि रेतीली मिट्टी की सॉइल क्वालिटी कम होती है, डोमट की मध्यम होती है, चिकनी की जो है वापस से बढ़ जाती है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन तो कम होता है, लेकिन अधिकतर जो चीजें हैं चिकनी मिट्टी में ज्यादा ही देखने को मिलती है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ड्रेनेज, ये सारे डिपेंड करते हैं किस पे? लोमी सॉइल पे, ठीक है। तो वही बातें हैं जो पहले पढ़ के आए हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है? मृदा जैविक पदार्थ। तो मृदा जैविक पदार्थ कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी में सूक्ष्म जीव को ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा
तो सूक्ष्म जीव नहीं बचेंगे, ठीक है, उनके खाने की जगह ही नहीं रहेगी, खाने की चीज ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यदि मिट्टी में आपको सूक्ष्म जीवों को बनाए रखना है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर एक कारक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फैक्टर हो गया, किसको, जीवन को बनाए रखने में अहम योगदान होता है। ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, इसका मतलब वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जब सूक्ष्म हम ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएंगे तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है, पेड़ पौधों की मात्रा भी वहां ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, और ज्यादा से अच्छे से क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग पेड़ पौधे वहां पर उगेंगे, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब मृदा जो जैविक पदार्थ है वो वहां पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इंप्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को, होल्डिंग को, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, और इसकी वजह से ओवरऑल जो आपका जीवन है वो वहां पर सॉइल की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। क्या बढ़ रही है, क्वालिटी को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करता है, क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में मृदा पीएच, पीएच के बारे में भी वही चीजें आप ध्यान रख सकते हो, पीएच 6 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव भी एक अच्छा पीएच मान चाहते हैं, ठीक है, अच्छा पीएच मान चाहते हैं, पेड़ पौधे भी एक अच्छा पीएच मान चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारक होता है किसको, सॉइल की क्वालिटी को प्रभावित करने वाला। इसके बाद में आ जाते हैं सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के लिए हम ये कहते हैं कि यदि टॉप सोइल ऊपर से चली जाएगी, ठीक है, बहकर चली जाएगी, तो टॉप सोइल ऊपर से बहकर चली जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर न्यूट्रिएंट नहीं बचेंगे, तो वहां पर सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। तो इरोजन ज्यादा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही सॉइल क्वालिटी कम होगी, ठीक है, इरोजन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही सॉइल क्वालिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो ये भी इसका एक कारण होता है। सॉइल कंपैक्शन, संपीड़न, ठीक है, कंपैक्शन का मतलब होता है जैसे पार्टिकल्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा हो जाने की वजह से उनमें जो पोर स्पेस है, जो जगह है जिसमें पानी और वायु आनी चाहिए थी वो जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेटी जो संरचना होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, प्लेटी जो संरचना होती है उसके लिए हम मानते हैं कि ये कॉम्पैक्ट संरचना है। कैसी है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये बिल्कुल सटी हुई है, जो दाने हैं वो बिल्कुल पास पास में है, जिसकी से क्या होगा, O2 की भी कमी होगी और जल की भी क्या होगी, कमी होगी। तो जब आपका संपीड़न बढ़ता है, ठीक है, तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, कम होगी, और जब संपीड़न घटेगा तो सॉइल की क्वालिटी ऑटोमेटिक ही इंप्रूव हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, सॉइल कंपैक्शन ऑकर व्हाइल द सॉइल पार्टिकल आर प्रेस्ड टुगेदर, पास पास में आ जाते हैं, रिड्यूस पोर स्पेस, पोर स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसमें जल समावेशन और मूल वृद्धि, हवा के संचालन में कमी आती है, जड़ों की जो वृद्धि होगी वो कम हो जाएगी, एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी कम होगी, और यदि सूक्ष्म जीवों की, पेड़ पौधों की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। क्लाइमेट एंड वेदर की बात कर लेते हैं। जैसी क्लाइमेट होती है, जैसी वेदर होती है, उसी प्रकार की वहां की सॉइल होती है, स्वाभाविक सी बात है। जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर अम्लीय मिट्टी बन जाती है, जहां पर बारिश कम होती है वहां पर क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी को एक प्रॉपर पीएच मान में रखने के लिए, सही क्वालिटी में बनाए रखने के लिए वहां की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जो जलवायु है, वेदर है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सभी क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू द लीचिंग of nutrients while the drought can reduce organic and microbes activity। होता क्या है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होंगे, तत्व क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सूखा जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, कम बारिश भी नहीं होनी चाहिए, जो लिमिटेड बारिश है वो ठीक रहती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, माइक्रोब्स के लिए, और वो ही क्वालिटी के लिए भी सही माना जाएगा, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को भी वही बेहतर बनाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज की बात करें तो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हम ऐसी करते हैं जो कि मिट्टी की क्वालिटी को खराब करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मिट्टी की क्वालिटी को खराब करते हैं। जैसे क्रॉप रोटेशन ऐसा डाल दिया, बार बार एक ही क्रॉप उगा रहे हैं,
तो कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, कमी होगी तो वहां पर फसल नहीं उगेगी, सही ढंग से नहीं उगेगी। इरिगेशन, पानी आपने ज्यादा दे दिया। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजर है वो ऐसे डाल दिए जिनकी वजह से अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ गई, या उनका जो है टॉक्सिक परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सॉइल क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, सॉइल क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, कम कर देते हैं उसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा के जीवन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मृदा में रहने वाले जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और इससे मृदा स्वास्थ्य में हानि होती है, मृदा की क्वालिटी कम होती है, उसकी हेल्थ कम होती है। ठीक है, मैंने कहा था हेल्थ का सीधा सीधा संबंध किससे है, माइक्रोब्स की संख्या से, और क्वालिटी का सीधा सीधा संबंध किससे है, सारे कामों से जो कि सॉइल कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो है माइक्रोब्स की संख्या कम होगी, इसका मतलब हेल्थ खराब होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती जाएगी सॉइल की क्वालिटी खराब होती जाएगी। सॉइल सैलिनिटी ये भी प्रभावित करती है। इसके बाद में आता है, एक होता है सॉइल इंडिकेटर, सॉइल हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, वो क्या थे, सॉइल क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक थे। ये क्या है, सॉइल हेल्थ को जो है इंडिकेट करने वाले, या हम ये कह सकते हैं सॉइल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक है। इनमें उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉइल हेल्थ और सॉइल क्वालिटी में भी ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा जो है हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो क्वालिटी की बात करते हैं, जब जब सिर्फ कुछ चीजों को, लिमिटेड चीजों की बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, माइक्रोब्स की बातें करते हैं। ये तीन प्रकार से देखे जाते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर होते हैं, फिजिकल इंडिकेटर में कौन सा है, स्ट्रक्चर हो गई, बल्क डेंसिटी हो गई, पोरोसिटी हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, जो टेक्सचर है वो कैसे प्रभावित करता है, सारी बातें मैंने बता दी थी आपको। इसके अलावा बल्क डेंसिटी कैसे प्रभावित करती है, जैसे जैसे सोइल कॉम्पैक्ट होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे उसमें जो रूट ग्रोथ है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सट चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, पोरस नहीं है वो, उसमें हवा नहीं है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। पोरोसिटी, वो भी यही चीज होती है। पोरोसिटी में भी मुख्य रूप से जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर और वाटर का कंपोजिशन उनमें खराब हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वो रुक जाता है, तो रूट डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेल एरिटेड है, अच्छे ढंग से जो है मिट्टी में पानी जा रहा है, हवा जा रही है, तो वो उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इंडिकेटर की बात करें, केमिकल इंडिकेटर की, तो हम कहते हैं सोइल पीएच क्या करता है, मृदा की अम्लता क्षारीयता को मापता है। अधिकांश फसलें तटस्थ मृदा 6 और 7 में अच्छी तरह से उगती है। ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 7 का जो पीएच मान होता है उसमें अच्छे से उगती है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जब मिट्टी अच्छी रहेगी तो न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध होंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी, ये चीज समझ लेना, क्या होता है जब आपकी सोइल है, ठीक है, इस सोइल में लवणों की मात्रा बढ़ती है, क्या बढ़ती है, लवणों की मात्रा बढ़ती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है तो वो आपको सही नहीं मानी जाती है, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उच्च लवणता पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है, और ज्यादा लवणता का संकेत करने का काम कौन है, विद्युत चालकता का है। ठीक है, तो ये हम ये कहते हैं कि 4 से ज्यादा चली गई, ठीक है, तो सही नहीं मानी जाती है। ये जब हम अलग से पढ़ेंगे तब और बताएंगे इनका, 4 से ज्यादा कैसे होती है, 4 से कम कैसे होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, इनके हम जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल में बात करेंगे। बायोलॉजिकल जो इंडिकेटर है उनकी हम बात करें तो बायोलॉजी में एक तो माइक्रोब्स की संख्या, ठीक है, ये भी आपके किसको बताने का काम कर रही है, सॉइल हेल्थ को। यदि माइक्रोब्स ज्यादा मात्रा में है मिट्टी में, और अलग अलग वेराइटी के माइक्रोब्स है, ठीक है, कई प्रकार के बैक्टीरिया है, कई प्रकार के फंगस है, कई प्रकार के जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज है, तो फिर इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी मानी जाएगी, हेल्दी सॉइल मानी जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो मिट्टी हेल्दी मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, ये सारे ही जो है आपके इंडिकेटर है, किसके, हेल्थ को बताने के काम करते हैं। सोइल रेस्पिरेशन, मृदा से CO2 कितनी रिलीज हो रही है माइक्रोब्स द्वारा, क्योंकि माइक्रोब्स ज्यादा रहेंगे इसका मतलब डिकम्पोजिशन ज्यादा करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे, और यदि उसको तोड़ेंगे तो CO2 निकालेंगे, और CO2 निकल रही है इसका मतलब मिट्टी अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये भी क्या है, आपका सॉइल हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर है, इसको भी आप ध्यान रखोगे।
ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जो हमने बातें की है, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 2 क्लासेज में हमने ये जो हेल्थ और क्वालिटी वाला फैक्टर प्रभावित करने वाले इंडिकेटर्स की सबकी हमने बातें इसमें की है। ठीक है, अब हम मिलेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।